अरे दिखाई नहीं देगा जी। लाइट आनी चाहिए और बंद कर देना लाइट आए। अरे थोड़े देख रहा है ना सबको? पगले रखते यस सर। देखिए प्लेन पैटर्न सेट ऑन हो गया जी। यस सर। ब्लाइंड पैटर्न सिंड्रोम आपको बता रहे थे। यस सर। इसमें 47 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं टोटल 47, ठीक है। और कौन सा क्रोमोसोम पड़ता है इसमें? यस एक एक्स क्रोमोसोम ऐड होता है। एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कंडीशन होती है डबल एक्स वाई, ठीक है। ये कंडीशन होती है और ये पर्सन इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब स्टेराइल, ठीक है। बताया था आपको ये क्या होंगे? स्टेराइल। फीमेल कैरेक्टर के बाद में एक्चुअली होते हैं मेल से, लेकिन मेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द एक्स क्रोमोसोम। और कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा? फेमाइन कैरेक्टर, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? गायनेकोमैस्टिया, ठीक है। गायनेकोमैस्टिया याद रखिए, इसी का है, समझ में आ रहा है कि मेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलप होना। अब ये कंडीशन बनती कैसे है? इसको बनाने के लिए देखिए, ये फादर है और ये क्या है? मदर है, ठीक है। फादर से स्पर्म आएगा, स्पर्म, और यहाँ से क्या आएगा? ओवम आएगा, ठीक है। स्पर्म मान लीजिए डिफेक्टेड है। कैसा स्पर्म है? एबनॉर्मल या डिफेक्टेड स्पर्म है, नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल होता है तो एक्स का वाई होता है, और जब एबनॉर्मल होगा तो क्या होगा? एक्स वाई, उसमें दोनों एक साथ रहेगा। समझ में आ रहा है? एक्स वाई अलग नहीं हो पाया। बाकी ऑटोसोम तो 22 रहेंगे। ऑटोसोम कितने रहेंगे? 22, लेकिन एक्स और वाई अलग नहीं हो पाया। मैंने बताया क्यों नहीं अलग होता है, ठीक है। ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन का मतलब प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाया, स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 22 प्लस एक्स रहेगा, 22 प्लस एक्स। इसके बाद ये क्या रहेगा? नॉर्मल है। ओवम कैसा है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 22 प्लस एक्स। जब ये जुड़ेगा तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई कंडीशन जनरेट होगा। एक तो तरीका ये है बनने का, ठीक है। एक केस ही हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि फादर से स्पर्म बन रहा है नॉर्मल, लेकिन ओवम क्या बन रहा है? एबनॉर्मल, ठीक है। दूसरा केस देखिए यहाँ पर। तो हाँ, दूसरे में फादर से जो बनेगा स्पर्म, वो क्या बनेगा? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 22 प्लस वाई। देखिए एक्स वाला भी बन सकता है, एक्स भी बनते हैं, वाई भी बनते हैं। तो हो सकता है अगर वाई वाला फ्यूज किया तो, अगर वाई वाला फ्यूज किया तब बनेगा ये केस, ठीक है। तो ये वाई वाला है, इसके साथ में जब मदर है यहाँ पर, मदर से ओवम बनेगा। ओवम कैसा हो गया? एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल हो जाएगा तो 22 प्लस डबल एक्स एक साथ आ जाएगा। यहाँ एक्स नहीं अलग हो पाया। अगर फीमेल में ओवम बन रहा है एबनॉर्मल, इसका मतलब दोनों एक्स एक साथ हो गए हैं, ठीक है। ये फिर जुड़ेगा तो फिर डबल एक्स वाई कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर, 44 प्लस डबल एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन पैटर्न सिंड्रोम। मेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलप करना। आगे देखिए, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। सर 3 बार एक्स नहीं बन सकता? बन सकता है, बनता है, हमें बन गया, ठीक है। 3 बार एक्स कैसे बनेगा जानते हैं? यहाँ से डबल एक्स आएगा, यहाँ से एक्स वाला जब फर्टिलाइज करेगा तो ट्रिपल एक्स कंडीशन होगी, सुपर फीमेल। सर जो बॉय होगा, हाँ, जो जेंट्स होंगे, तो उसमें जो है मतलब ट्रांसफॉर्म बिहेवियर देखेंगे। हाँ, बिहेवियर कैरेक्टर, वही है। हाँ वही, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम। सर एक एक्स 2 वाई नहीं बन सकता? एक एक्स 2 वाई नहीं बनेगा। 2 वाई कैसे बनेगा आप भी सोचिए, जब 2 वाई होता ही नहीं है तो कैसे बनेगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, एक्स ओ कंडीशन। एक्स ओ का मतलब ये कुछ नहीं है, मेल है,
ठीक है 45 क्रोमोसोम होते हैं 22 प्लस एक्स को बोलते हैं इसको समझ में आ रहा है तो ये क्या होते हैं ये फीमेल्स होती हैं एक्चुअली में क्या है ये फीमेल्स ठीक है ये होती हैं फीमेल्स लेकिन इनमें समस्या क्या होती है इनफर्टाइल क्यों क्योंकि क्रोमोसोम घट गया इसमें जो ओवरीज होगी ओवरी वो रूडिमेंट्री होती है उसमें लिखा क्या रूडिमेंट्री ओवरी मतलब ओवरी लेस डेवलप रहेगी तो ओवम नहीं बनेगा इससे ओवम नहीं बनेगा तो इनफर्टाइल हो जाएंगे समझ में आ रहा है तो फीमेल्स में ओवरीज क्या होती हैं ओवरीज रूडिमेंट्री कैसे ओवरी हो गया प्लर है देखिए ओवरीज कैसे हो जाएंगे रूडिमेंट्री मतलब ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा लेस डेवलप ओवरी होगा तो 45 क्रोमोसोम ये कैसे केस बनेगा इसमें कोई केस देखिए फादर इसमें स्पर्म है और ये क्या है ओवम फ्यूज करेगा अगर मान लीजिए स्पर्म कैसा है एबनॉर्मल का मतलब 22 ऑटोसोम तो है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम कोई नहीं ना तो एक्स है ना ही वाई है ठीक है तो एबनॉर्मल स्पर्म कौन सा स्पर्म एबनॉर्मल स्पर्म का मतलब 22 ऑटोसोम है केवल 22 का है ऑटोसोम मैंने ये लिखा और यहाँ पर क्या है 22 प्लस एक्स इसमें एक्स होगा ना यहाँ सेक्स क्रोमोसोम कोई नहीं है केवल ऑटोसोम है तो जब ये फर्टिलाइज करेगा तो 44 प्लस एक्स ओ का मतलब है यहाँ कुछ नहीं है केवल एक एक्स क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम क्योंकि यहाँ से कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया ठीक है दूसरा केस हो सकता है नॉर्मल स्पर्म कैसा है नॉर्मल है ये केस 1 था और ये केस 2 इसके साथ एबनॉर्मल ओवम फ्यूज करेगा तो नॉर्मल स्पर्म में क्या लिखाएंगे आप एक्स वाला वाई वाला नहीं केस है ठीक है क्योंकि एक्स को कंडीशन बनानी है तो एक्स 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म मान लीजिए एबनॉर्मल ओवम का मतलब केवल 22 ही ऑटोसोम है सेक्स क्रोमोसोम मेल है ओवम में इस बार तो फिर वही कंडीशन 44 प्लस एक्स ओ मतलब टोटल 45 क्रोमोसोम दिखाई देंगे तो ये दो तरीके से ये बन सकता है तो ये आपका हो गया कंप्लीट जेनेटिक्स वाला और कुछ इसमें बचा हो तो बताइए डाउन सिंड्रोम मैंने बताया ठीक है सर ने डाउन जितना वक्त दिया गया डिसऑर्डर मैंने सब बता दिया सारा कंप्लीट हो गया ठीक है और सर जो ये मतलब वो एक ही पर्सन रहता है उसमें किसी जॉइंट रहता है मतलब एक ही में दो पर्सन रहते हैं अरे वो तो ब्रेन ट्विंस का केस होता है सियामीज ट्विंस बोलते हैं क्या बोलते हैं सियामीज ट्विंस ठीक है मोनोजाइगोटिक होते हैं बट बॉडी के पार्ट्स क्या रहते हैं अटैच रहते हैं हां मोनोजाइगोटिक होते हैं प्रॉपर्टी सेपरेट नहीं हो पाते डिवाइड होते सेपरेट तो होते लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाते सर ये मैच होता है हां रियल मैच होता है हो गया ये यस सर तो आगे चैप्टर में पढ़ जाए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस यस अगले चैप्टर में देखिए ध्यान से लीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पिछले चैप्टर में आपने फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था ये क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब इनहेरिटेंस को हम किसके लेवल पर पढ़ेंगे किस लेवल तक जाके पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के लेवल पर डीएनए आरएनए के लेवल पर ठीक है इस चैप्टर से नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं याद रखिए इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है 4 to 5 क्वेश्चन तक रहता है इससे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल में थोड़ा सा पढ़ा दिया था डीएनए और आरएनए के बारे में ठीक है तो स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा रिवाइज करना
पहले इसमें जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आप बुक पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ दिया हुआ उसमें, ठीक है, उसमें बताया गया है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। पहले बताइए, डीएनए होता है ना, जनरली कौन सा होता है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। कभी कभी आरएनए भी होता है। तो आरएनए कहाँ होता है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए आपको कहाँ मिलेगा? वायरस में मिलेगा। सुनते रहिए, जानकारी को प्रति बताइए। आरएनए कहाँ मिलेगा? वायरस में मिलेगा। वायरस में डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। और बाकी वायरस छोड़ दीजिए, बाकी जो वहां पर क्या है डीएनए जेनेटिक, ठीक है। आरएनए केवल आपको वायरस में दिखाई देगा जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल के तौर पर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में या बाकी में आरएनए नहीं होता। आरएनए हर सेल में है। एवरी सेल कंटेन डीएनए एंड आरएनए। हर सेल में डीएनए भी है, आरएनए भी है, ठीक है। लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, केवल वायरस में होता है, ठीक। अब देखिए, जो आरएनए यहाँ पर जो कहेंगे कि आरएनए किस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, किस में डीएनए। तो आता है कि प्लांट वायरसेस जो होते हैं, प्लांट वायरसेस बताइए, वो उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए? जनरली कौन सा होता है? आरएनए। प्लांट वायरसेस कंटेन जनरली आरएनए। नोट कर लीजिएगा कि प्लांट वायरसेस, जो प्लांट वायरसेस का मतलब जो वायरस प्लांट पर अटैक करते हैं, उसमें जनरली क्या होता है? जनरली आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसा नहीं कि डीएनए नहीं है, डीएनए भी, लेकिन जनरली आरएनए है मैक्सिमम। और एनिमल वायरस में जनरली क्या होता है? डीएनए होता है। एनिमल वायरस में जनरली क्या होता है? डीएनए। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम पढ़ाया गया था, वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता था, ठीक है। और एनिमल वायरस का नाम, एनिमल वायरस में डीएनए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ एनिमल वायरस ऐसे होते हैं जहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए होता है, कहाँ होता है? रेबीज वायरस, रेबीज वायरस, रेट्रो वायरस जिसको बोलते हैं, ठीक है। वहां पर क्या है? आरएनए जेनेटिक होता है, ठीक है। अब डीएनए जो होता है, देखिए डीएनए जनरली क्या होता है? डबल स्ट्रैंड। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंड है। और आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। लेकिन हर जगह डीएनए डबल स्ट्रैंड नहीं है। कहां पर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है? कहां पर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है? 5X174 वायरस में डीएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। हाँ, सिंगल स्ट्रैंड देख लीजिए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कहां है? 5X174 वायरस। ये वायरस का नाम है, समझ में आ रहा है? इसके बाद आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन आरएनए डबल स्ट्रैंड कहां मिलेगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए, रियो वायरस, रोटा वायरस जिसको बोलते हैं, रोटा वायरस, ठीक है। रियो वायरस में आरएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड। यहाँ पर एक्सेप्शन है ये, रियो वायरस लिखिएगा, रियो वायरस में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। किस प्लांट वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? देखिए डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल सब जगह है प्लांट में ना, कुछ जगहों पर क्या है डीएनए। तो क्वेश्चन आता है कि विच प्लांट वायरस कंटेन द डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन जो दिया रहता है जनरली वो कौन सा होता है? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। याद कर लीजिए, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का है प्लांट वायरस है, लेकिन उसमें डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल वहां पर है, आरएनए नहीं होता। समझ में आ रहा है? वही एग्जाम में आता है, वही ऑप्शन में दिया रहता है। यहाँ पर लिखेंगे जनरली क्या है? डीएनए है, बट एन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस वहां पर क्या होता है? डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। इसी तरीके से एनिमल में आरएनए होता है, लेकिन किस एनिमल में? सॉरी, एनिमल में डीएनए है, कहां पर आरएनए होगा? लिखेंगे इन रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का एनिमल वायरस है, वहां पर क्या होगा? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसे एचआईवी वायरस का एनिमल
चैल्विक वायरस है ना, ठीक है। तो चैल्विक वायरस में क्या होता है, आरएनए रेडिकेटेड होता है। रेबीज वायरस में क्या होता है, आरएनए। समझ में आ रहा है? तो इतना ही याद रखना आपको। इसके बाद उसमें कुछ डाटा दिया हुआ देखिए। बेस पेयर सब लोग समझते हैं, बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड समझ रहे हैं, मैंने न्यूक्लियोटाइड बता दिया है, ठीक है। हमारे डीएनए में ह्यूमन का जो ह्यूमन में किसी डिप्लॉइड सेल में और एक क्या है, हैप्लॉइड सेल है। ह्यूमन में अगर हैप्लॉइड सेल बोलेंगे तो कौन सी सेल होती है, स्पर्म या ओवा। हैप्लॉइड समझ रहे हैं ना, एंड बाकी सारी सेल क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड सेल में कितना बेस पेयर का डीएनए होता है, बेस पेयर समझते हैं ना, एडेनिन गुआनिन के साथ पेयर करता है थायमिन, गुआनिन के साथ पेयर करता है साइटोसिन, ठीक है। ये एक बेस पेयर हो गया, एक बेस पेयर हो गया। बेस पेयर का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड का एक पेयर, बेस का एक पेयर, ठीक है। क्योंकि डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड। जब डबल स्ट्रैंड बनाते हैं तो अगर यहाँ एडेनिन बनाते हैं तो सामने क्या बनाते हैं, उस पर थायमिन, यहाँ गुआनिन बनाते हैं, सामने साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर थायमिन। ये एक बेस पेयर हो गया, दूसरा हो गया तीसरा। ऐसे ही हमारे हर सेल में टोटल कितना बेस पेयर है, टोटल कितना बेस पेयर है, कितना बताएंगे, 6 पॉइंट कितना होता है, 6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। समझ में आया? डिप्लॉइड में क्या होता है, 6.6 × 10⁹ अगर डिप्लॉइड है तो, और सेल क्या है, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में एक ही सेट क्रोमोसोम का होता है, सामने वाली जोड़ी नहीं होती है। ध्यान सुनिए, डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल मैंने बताया एक क्रोमोसोम है, सामने इसकी जोड़ी, दूसरा इसके सामने, हर क्रोमोसोम क्या है, पेयर में है। तो अगर ये क्रोमोसोम है तो इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा ना, इसमें भी क्या होगा, डबल स्ट्रैंड होगा ना, डीएनए डबल स्ट्रैंड, इसमें सब में रहेगा डबल स्ट्रैंड डीएनए। क्योंकि ये क्रोमोसोम जो बनता है वो किससे बनता है, डीएनए के कंप्रेस होने से बनता है। जब डीएनए कंप्रेस हो जाता है तो क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? तो डिप्लॉइड सेल में टोटल 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होंगे, जितने भी पूरा टोटल मिला करके है। ये एक क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, ये जितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम में आप ये काउंटिंग कर लेंगे, ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, ऐसे कितने रहेंगे, कितने बेस पेयर। समझ में आया? डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सेल क्या होगी, हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट रहेगा, एक ही क्रोमोसोम का सेट रहेगा, सामने जोड़ी नहीं रहेगी, मतलब स्पर्म या ओवा की बात कर रहे हैं। तो उसमें कितना आएगा, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, सीधे आधा कर सकेंगे ना, मतलब 23 क्रोमोसोम में, 23 क्रोमोसोम में कितना बेस पेयर, 46 क्रोमोसोम में इतना बेस पेयर। समझ में आ रहा है? ये डाटा बुक में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सर इसी का तो दोनों हो जाता है, हाँ, वो डिप्लॉइड में डबल हो जाएगा, हैप्लॉइड में इसी का आधा कर देंगे, ठीक है। और कॉलीफ्लावर मतलब पत्ता गोभी वाला वायरस। हाँ, कॉलीफ्लावर वही है, इतनी देर से वही सुन रहे हैं। देखिए आगे, और इसमें एक चीज हमको ये बताइए, सब लोग थोड़ा बहुत जानकारी रख रहे हैं, कितना बेस पेयर है, ठीक है। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होगी, टोटल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होगी, मैं न्यूक्लियोटाइड का नंबर पूछ रहा हूँ। एक बेस पेयर का मतलब समझ रहे हैं, एडेनिन थायमिन के साथ पेयर कर रहा है, तो एडेनिन अकेला तो होता नहीं है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है ना। एडेनिन में पेंटोस सुगर जुड़ा रहेगा, फॉस्फेट जुड़ा रहेगा, ये न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा हो गया। बेस जो है नाइट्रोजन बेस किसके साथ लगे रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड के साथ लगे रहते हैं ना। तो अब बताइए इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड होगा टोटल, कितने बेस पेयर हैं, 1 2 यहाँ 3। अच्छा ये बता दीजिए, यहाँ 3 बेस पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, कितना न्यूक्लियोटाइड है ये बताइए, इस वाले में कितना न्यूक्लियोटाइड है, 6 न्यूक्लियोटाइड, 6 से समझ में आ रहा है सबको। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो टोटल 6 हैं। जितना बेस पेयर है, जितना बेस पेयर होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस पेयर का मतलब एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, याद रखिए। तो बेस पेयर में डबल हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड की संख्या, 1 बेस पेयर कंटेन 2 न्यूक्लियोटाइड। अगर ये बेसिक अभी नहीं समझ में आएगा, पूरा चैप्टर दिमाग में घूमेगा ऐसे। 10 होगा, 18
यहाँ पर तो इसके डायग्राम में जो दिया गया इसमें तो 6 होगा टोटल। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे आप, 80 इसका मल्टीप्लाई 2 इसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? बेस की संख्या नहीं, बेस पूछे, अगर इसमें पूछे कितना बेस है तो आप 6 बेस बोले। बेस पेयर 3, बेस पेयर है 3, पेयर 3 है ना, टोटल बेस 6, टोटल न्यूक्लियोटाइड 6, टोटल न्यूक्लियोटाइड के पेयर 3, पेयर का मतलब ये हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नाम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला लिखा हुआ उसमें कि इनर्शिया कोलाई, जब ई कोलाई होता है, बताइए ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में डीएनए हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? सॉरी, बैक्टीरिया में जो है जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होता है? हां, बैक्टीरिया हैप्लॉइड्स होते हैं, फंजाई हैप्लॉइड्स होते हैं। याद रखिए, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल सेट नहीं होता हमारा। माइटोसिस जनरल होती है ना, ठीक है? तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं, सिंगल सेट। नहीं, एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा इसको, ठीक है? और सर कभी-कभी जैसे कि चेंज हुई म्यूटेशन होगा, अगर दूसरे से पेयर किया इसका मतलब म्यूटेशन होगा। वही जीन चेंज करके नया मटेरियल। इधर देखिए ई कोलाई में कितना होता है? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, इतना बेस पेयर होते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल में। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जितने क्रोमोसोम रहेंगे उसमें कितना बेस पेयर है? इतना, ठीक है? इसके बाद एक बुक में और लिखा है लैम्डा फास, लैम्डा फास, ठीक है? ऐसे लिखिएगा लैम्डा फास। फास का मतलब जानते हैं क्या होता है? वायरस, वायरस, ठीक है? फास क्या है? वायरस। बैक्टीरियोफाज क्या है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। ये लैम्डा फास है। इसमें कितना है? इसमें लिखेंगे 504802, सॉरी 48502, कितना बेस पेयर होते हैं? ये सब बुक का डाटा है, समझ में आ रहा है? 48502 बेस पेयर मिलेगा आपको लैम्डा फास में, रखना है समझिए। इसके बाद आगे दिया हुआ है 5x174 वायरस, जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है? इसमें कितना है? कितना? अब बताइए, इसको बेस पेयर लिखेंगे? बताइए कि बुक में बेस पेयर नहीं लिखा गया इसको। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड का मतलब सामने कुछ है नहीं, एडेनिन है तो सामने कुछ नहीं है इसके लिए। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड ही नहीं है, बेस पेयर नहीं आएगा यहां पर, केवल न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें लिखा गया, ये कोई कंफ्यूजन करेगा? जितना न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे, रट लीजिएगा ये सब, एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है? अब जो मैंने आपको पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, वो रिवाइज करना है, छोड़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में मैंने डीएनए के बारे में बताया था आपको, ठीक है? वो चीज रिवाइज करनी है। चैप्टर नंबर देखिए, जेनेटिक मटेरियल जो है सबसे पहले किसने खोजा? किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले खोजा था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिस्चर, ठीक है? 1869 में सबसे पहले उन्होंने जेनेटिक मटेरियल खोजा था। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? हटा दें इसको। फ्रेडरिक मिस्चर थे, MISCHR, फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया था। फर्स्ट आइसोलेटेड, सबसे पहले आइसोलेट किया कहां से? फ्रॉम फर्स्ट सेल्स, ऐसे लिखेंगे न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल, न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल्स। तो सबसे पहले इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को कहां से आइसोलेट किया? फर्स्ट सेल समझते हैं, जो मवाद होता है उसमें सेल्स होती है, उसके न्यूक्लियस से सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया फ्रेडरिक मिस्चर ने, और उसके लिए नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड नाम इन्होंने नहीं दिया था, न्यूक्लिन नाम बोला था। एंड नेम्ड, उसका क्या नाम रखा?
नाम रखा, ठीक है, न्यूक्लिक बोला था। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले किसने नाम दिया? अल्टमान साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो लिखिएगा अल्टमान gave term न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है? अल्टमान ने, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं पता है सबको? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल है, ये एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए न्यूक्लिक एसिड हो गया। एसिडिक क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। क्योंकि आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फॉस्फेट कहां से आता है? फॉस्फोरिक एसिड से आता है, H3PO4 से आता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस लगा होता है, तो उसी की वजह से ये एसिडिक नेचर होता है न्यूक्लिक एसिड का। इसके बाद देखिए न्यूक्लिक एसिड को ये जो इन्होंने आइसोलेट तो किया था, लेकिन पूरी तरीके से प्रॉपर्ली उसकी स्टडी नहीं कर पाए, क्योंकि सेल से जब आइसोलेट किया तो पूरी तरीके से उसको प्रॉपर्ली आइसोलेट नहीं कर पाया। देखिए बुक में एक लाइन लिखी गई है कि इन साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को जब सेल से निकाला तो उसको इंटैक्ट फॉर्म में नहीं निकाल पाए, वो टूटा हुआ निकाला सेल से, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी ना। तो सेल से उन्होंने न्यूक्लिक एसिड निकाला, डीएनए को आइसोलेट किया, लेकिन वो टूटा हुआ था, वो पूरा इंटैक्ट फॉर्म में नहीं निकाल पाए थे, कंप्लीट फॉर्म में। ये लाइन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने, किसने सबसे पहले डीएनए को ऑब्जर्व किया था? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। जो आप वाटसन क्रिक पढ़ते हैं ना, वो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा? तो देखा था फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने। लिखिएगा डीएनए फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। ये दो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को देखा था किसकी मदद से? एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से, मतलब एक्स-रे पास करा करके डीएनए की पिक्चर को देखा था बाय एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। मतलब इतना आपको याद रखना है कि वाटसन क्रिक ने डीएनए को पहले देखा नहीं था। वाटसन क्रिक ने इनके देखे हुए डीएनए पर मॉडल समझा दिया। इन्होंने डीएनए देखा था तो साइंटिस्ट ने, और इनके देखे हुए डीएनए को एक मॉडल के फॉर्म में समझा दिया था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? डबल हेलिकल मॉडल बोला जाता है, ठीक है। अब वो मॉडल हम लोग आगे समझेंगे, उसके पहले अब आप आ जाइए सीधे डीएनए की स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की स्ट्रक्चर, ये सब सीधे रिवाइज हो रहा है, ये सब उसमें मैंने डिटेल में लिखा दिया है, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। डीएनए की स्ट्रक्चर, तो डीएनए में कितनी चेन्स होती हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब समझते हैं क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड हाँ, कई न्यूक्लियोटाइड, सेवरल न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हेलिकल पैटर्न में रैप होती है, जैसे रस्सी में दो स्ट्रैंड आपस में रैप होते हैं, ठीक है। तो डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड बताते रहिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं? डायग्राम को फिर से बता दे रहा हूं, देख लीजिए, ये इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम देख लीजिए। वन नंबर कार्बन 2, 3, 4 और ये 5 नंबर कार्बन यहाँ होता है CH2OH। यहाँ क्या होता है? OH, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या होगा? OH, ये हो गया। ये कौन सी शुगर है? पेंटोस शुगर। पेंटोस दो तरीके की हो सकती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अगर डीएनए में बनाएंगे तो डीऑक्सीराइबोज रहेगा, आरएनए में होगा तो राइबोज। अंतर क्या होगा? ये कौन सा डीएनए का शुगर है कि आरएनए का शुगर का मैंने बनाया डायग्राम? कौन सी शुगर बनाई गई है? आरएनए। ये डीएनए का बनाया गया, आरएनए में यहाँ पर OH होगा, याद रखिए। दो
से ऑक्सीजन हटा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा ना, ठीक है, डीऑक्सी हो गया। अगर इस पर भी OH बना देंगे तो ये आरएनए का शुगर हो जाएगा, राइबोस शुगर। कौन क्या रहा है? इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है यहाँ पर? नाइट्रोजन बेस। इस बॉन्ड का नाम बताइए, ये बॉन्ड कौन सा होता है? ये वाला बॉन्ड कौन सा है यहाँ पर? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है ये? बताया था मैंने, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? बिटवीन द शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच का बॉन्ड क्या होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लगा होता है? फॉस्फेट। क्या लगा होता है यहाँ पर? फॉस्फेट। देख रहे हैं इस तरीके से यही स्ट्रक्चर होती है ना। इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ये बॉन्ड कौन सा हुआ? बताते रहिए, पढ़ के आइए, आगे वाले इसको पढ़ के आइए। क्या है? कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर है कि फॉस्फोएस्टर है? डाइएस्टर नहीं है। डाइएस्टर का मतलब दो एस्टर बॉन्ड, यहाँ एक ही एस्टर बॉन्ड है। एल्कोहल और एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर एक ही एस्टर बॉन्ड बन रहा है, देखो ना, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। फॉस्फो क्यों है? क्योंकि आगे फॉस्फोरस लगा हुआ है और ये एस्टर बॉन्ड का सिंबल जान ही रहे हैं, एस्टर बॉन्ड है, तो फॉस्फोएस्टर। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, डाइएस्टर नहीं है। डाइएस्टर तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है, डाइएस्टर भी बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? याद रखिए फॉस्फोएस्टर है, ठीक। ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ये पेंटोज शुगर हो गया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन बेस जो होता है, दूसरा कैसे जुड़ेगा? दूसरा जब जुड़ेगा तो इस तरीके से जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? OH रहेगा, तो यहाँ पर हो गया CH2, इसके बाद O हो गया, इसके बाद P हो गया यहाँ पर, और ये OH, और यहाँ पर OH ऊपर कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड को नीचे कर दिया। आप बताइए, देखते रहो इधर जी, समझ में आ रहा ना ये? यस सर। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, जब जुड़ेंगे तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा, बनेगा ना। अब बताइए, यहाँ पर ये OH दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? किस OH के साथ बॉन्ड बनाएगा? एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला एस्टर बॉन्ड मैंने समझा दिया तो उस समय ये कैसे बना था। ये वाला एस्टर बॉन्ड जानते हैं कैसे बना था? इसके पास यहाँ OH था, इसके पास OH था, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, यहाँ पर OH लगा रहता है। इसके बाद यहाँ पर OH है ही है, सॉरी यहाँ से हटा देंगे, ये हट जाएगा। इसके पास OH था, इसके पास भी OH था। जब दो OH आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और बीच में एक O बचेगा, फॉस्फोएस्टर। अब यहाँ पर जो एक एस्टर बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एक एस्टर दिख रहा है पहले से ना, ये पहले से एस्टर ही एस्टर में बन रहा है। किसके बीच में बनेगा एस्टर? एस्टर हमेशा एसिड पर जो OH लगा रहता है, और अल्कोहलिक ग्रुप दूसरी जगह अल्कोहलिक ग्रुप है OH। दिस एसिड, ये एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड है, इसके पास OH है। एसिड और अल्कोहल के बीच में, मतलब एसिड पर जो OH है और इस पर OH है, दोनों OH आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जब दो OH एक साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, एक वाटर निकलेगा, बचेगा O। देखिए यहाँ रिएक्शन इसके साथ होगी, समझ में आ रहा है? यहाँ से वाटर निकल जाएगा, बचेगा O। तो एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, मैंने बना दिया, एक फॉस्फोएस्टर यहाँ बन गया, देखिए। और एक फॉस्फोएस्टर ये था, बन गया फॉस्फोडाइएस्टर। एक एस्टर बॉन्ड, दूसरा एस्टर बॉन्ड, बीच में फास्फोरस आ गया, फॉस्फोडाइएस्टर। तो फॉस्फोडाइएस्टर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है, याद रखिए। एक न्यूक्लियोटाइड में केवल फॉस्फोएस्टर होता है। कहाँ होता है? शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है। हाँ, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बनेगा, क्योंकि दो एस्टर बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा है। देख, ये कार्बन नंबर कौन सा हुआ? 3, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, डीएनए का जब चेन बनेगा तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे ना, जुड़ेंगे। डीएनए में एक स्ट्रैंड को आप क्या बोलते हैं? 5 प्राइम एंड, इसको समझ लीजिए। और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है? 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है? 5 प्राइम एंड का मतलब होता है कि यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड पर, जो ये न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये 5 प्राइम एंड बोल रहे हैं तो यहाँ पर 5
इस न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोस शुगर लगी होगी, शुगर होगा ना, पेंटोस शुगर देख रहे हैं जी। पेंटोस शुगर पर इसमें 5 नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट फ्री है। तो जो 5 प्राइम होता है वहां पर क्या फ्री होता है, फॉस्फेट फ्री होता है। इसमें कहीं फॉस्फेट नजर आ रहा है आपको, फ्री नहीं है, ये फॉस्फेट अंदर फ्री नहीं है, आप उसको फ्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये तो बॉन्ड में की फॉर्म में है ना, ये फ्री नहीं है। तो इसमें एक साइड पर 5 नंबर पर फॉस्फेट है, और ऐसे ये जुड़ता हुआ चला जाएगा तो लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उस पर एक OH फ्री नजर आएगा, क्योंकि लास्ट में कोई ना कोई तो रहेगा जिस पर OH रहेगा ना, लास्ट वाले पे तो नीचे OH रहेगा ना। तो लास्ट वाला 3 प्राइम बोला जाएगा। 3 प्राइम का मतलब यहाँ न्यूक्लियोटाइड पर एक OH फ्री है, और यहाँ पर 5 प्राइम पर क्या है, 5 प्राइम का मतलब इस पर फॉस्फेट फ्री है, इस पर OH फ्री है। इतना याद रखना, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ देखिए फिर से देख लीजिए, 5 प्राइम का मतलब ये स्ट्रक्चर जानते हैं, ये स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियोटाइड उठा करके यहाँ रख दो, इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो 5 प्राइम का मतलब क्या, आप ये समझिए यहाँ पर यही है, इस पर 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट फ्री है। फॉस्फेट किस पर फ्री है, 5 नंबर, तो 5 प्राइम। इस पर क्या है, 3 नंबर कार्बन पर OH फ्री है। फॉस्फेट फ्री थोड़ा, फॉस्फेट तो बॉन्ड बनाने में ठीक है। लास्ट में जब जोड़ेंगे इसको, तो लास्ट में जब न्यूक्लियोटाइड आएगा उसमें OH रहेगा, फ्री 3 नंबर कार्बन। समझ में आ रहा है, 3 प्राइम और 5 प्राइम बोला जाता है। हो गया ये। अब इसके बाद तो डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है मैंने बता दिया। अब थोड़ा नाइट्रोजन बेस के बारे में देख लीजिए। नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं और पायरिमिडिन्स होते हैं। पायरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स का मतलब एडेनिन और गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन के प्लेस पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। तो क्या आरएनए में यूरेसिल रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्यूरिन जो होते हैं ये क्या है, प्यूरिन क्या होती हैं, बाईसाइक्लिक, 2 रिंग्स होती हैं। ये क्या है, मोनोसाइक्लिक, इसमें आपको एक रिंग नजर आएगा, और जो रिंग होती है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग। कैसी है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग केमिस्ट्री में पढ़े हैं क्या होती है। देखिए अगर आप प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्यूरिन्स में जो रिंग होती है देखिए इस तरीके से, कितनी रिंग्स हैं, 2 है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है, फिर इसको रटना नहीं है क्योंकि कोई बनाने के लिए नहीं आता है। कार्बन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, इस पर कार्बन में समझा रहा हूँ, ये इस पर कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, इस पर नाइट्रोजन और इस पर कार्बन, ठीक है, ये हो गया। बॉन्ड देख लीजिए तो ये देख लीजिएगा अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे रहते हैं, ऐसा कुछ होता है। हो गया, दोनों साइड, दोनों क्षेत्र, हाँ जो भी है। ये 9 मेंबर्ड रिंग है। 9 मेंबर का मतलब इसमें 9 सदस्य हैं इस रिंग में। कितने सदस्य, 9। और इस रिंग के जो सदस्य हैं वो अल्टरनेट हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। अगर किसी रिंग में सारे सदस्य जैसे होते हैं तो होमोसाइक्लिक होती है। जैसे बेंजीन की रिंग में सब कार्बन कार्बन ही तो होता है रिंग में। इसमें कार्बन भी है, कहीं नाइट्रोजन भी आ रहा है। 2 वैरायटी के सदस्य हैं इसमें। तो हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट टाइप के सदस्य हैं इसके रिंग में। तो ये प्यूरिन और पायरिमिडिन में जो रिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, हेटेरोसाइक्लिक। कैसे रिंग होती हैं दोनों में, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं दोनों के अंदर, बस सदस्य की संख्या डिफर करती है, ठीक है। इसमें 9 मेंबर है, 2 रिंग है, इसमें 2 रिंग दिख रही है आपको। 9 मेंबर में नंबरिंग कहां से करेंगे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मेंबर हो गया ना। इसके बाद पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो पायरिमिडिन ऐसे बनता है। पायरिमिडिन में वही से इसको काट दीजिए, इसको आप हटा करके गायब कर दीजिए, केवल इतना या माइंड में याद रखिए। एक रिंग को ही देखिए यहाँ पर, कार्बन वही सेम रहेगा, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन हो गया और एक कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस तरीके से अल्टरनेट बॉन्ड हो गया। ये क्या हो गया, पायरिमिडिन। पायरिमिडिन मोनोसाइक्लिक रिंग है। इसमें 1 रिंग होती है, कितनी रिंग होती है,
1, इसमें कितना है 2 रिंग है। मैंने से लिखा है कि रिवाइज कर रहे हैं इसको, मैं नहीं लिख रहा इसलिए। इसमें नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, वो 9 मेंबर्ड रिंग है। ये नोट कर लीजिएगा, ये वहां नहीं लिखा गया होगा कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। वहां लिखिएगा 9 मेंबर्ड रिंग। यूरिन्स क्या होती हैं 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्स होते हैं इसमें। और ये 1 रिंग होती है, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग बोलते हैं इसको, 6 मेंबर होते हैं। दोनों ही इंटरसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। अब एक चीज क्वेश्चन ये आता है कि जब प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन होती हैं, ध्यान से देखिएगा, प्यूरिन्स जब जुड़ती हैं किससे, शुगर से। शुगर समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड का शुगर। तो शुगर का कौन सा कार्बन और प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है ना, ये आपका शुगर हो गया। ये देखिए इस तरीके से ये क्या हो गया शुगर। इसका कार्बन नंबर 1 ये वाला है ना, ये कार्बन 1। ये प्यूरिन्स में जब जुड़ेगा, मान लो इसके साथ प्यूरिन जुड़ना है, एडेनिन या ग्वानिन जुड़ना है, तो किस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, किस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, जो बॉन्ड बनेगा इसमें कहां से जुड़ेगा, तो 9 नंबर से जुड़ता है, याद रखिए। इसका पहला, इसका नवा, उसका पहला, उसका नवा, ठीक है। कहीं नोट कर लीजिएगा, यहां पर नोट कर लीजिएगा कि फर्स्ट कार्बन, पहला कार्बन किसका, ऑफ राइबोस या पेंटोस शुगर लिख लीजिएगा। पेंटोस शुगर का पहला कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मेक बॉन्ड विथ 9th नाइट्रोजन ऑफ पाइरिमिडीन, प्यूरिन के 9वें नंबर के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, C1N9। ऑप्शन में जब लिखा रहेगा ना शॉर्ट फॉर्म में, जैसे लिखा रहेगा C1 और N9, कार्बन पहला, उसका नवा नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है। इसके बीच में बॉन्ड बनेगा बीटा, वो एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, जिसको मैंने भी आपको बताया था, ठीक। इसी तरीके से अगर यहाँ पर किसका केस है, प्यूरिन का हो गया। अगर पाइरिमिडीन का केस होगा, पाइरिमिडीन में क्या बोलेंगे, तो पाइरिमिडीन के केस में बोलेंगे कि कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 1, समझ रहे ना। शुगर का पहला कार्बन और उस रिंग का पहला नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन का मतलब यहां से बॉन्ड बनेगा, ये ठीक है। रिंग का पहला नाइट्रोजन किसमें, पाइरिमिडीन में। प्यूरिन्स में क्या है, नवा नाइट्रोजन लिया जाता है बॉन्ड। इसके नाम भी पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि आप बताइए प्यूरिन्स जो होती हैं, मैंने बताया आपको प्यूरिन्स में क्या है, एडेनिन हो गया ना, एडेनिन, और दूसरा कौन सा हो गया, ग्वानिन। एडेनिन का नाम बता दीजिए, केमिकल नेम क्या होता है एडेनिन का, 6 अमीनो प्यूरिन, क्योंकि प्यूरिन है ना ये देखिए, जानते हैं ये एडेनिन का डायग्राम नहीं है, क्यों नहीं है ना, अभी इस पर ग्रुप जोड़ना है, इस पर क्या जोड़ना है, ग्रुप। तो एडेनिन का केमिकल नेम होता है 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन। प्यूरिन का मतलब प्यूरिन तो है भाई, प्यूरिन तो है, लेकिन 6वें नंबर पर अमीनो ग्रुप लगना चाहिए। 6वां कौन सा है ये, अब ये हो गया प्यूरिन का स्ट्रक्चर। 6 अमीनो प्यूरिन समझ में आया। 6वें नंबर कार्बन पर क्या लग गया, 6वां जो नंबर है उस पर अमीनो ग्रुप लग गया, एक तो 6 अमीनो प्यूरिन हो गया। ग्वानिन का नाम क्या होता है, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। नोट कर लीजिए, मैं वहां से समझा दे रहा हूं, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, ये ग्वानिन का नाम है। देखिए कैसे, 2 अमीनो का मतलब, अब अमीनो ग्रुप किस पर लगेगा, 2 पर, यहां लगेगा NH2, समझ में आ गया। और ऑक्सो का मतलब कीटोन ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड 2, ठीक है। किस पर लगा, 6 नंबर, तो 6 नंबर पर कीटोन ग्रुप डबल बॉन्ड 2 लगा दिया, डबल बॉन्ड 2, ठीक है।
2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन हो गया। ऑक्सो का मतलब डबल बॉन्ड को लगा कीटोन ठीक ये हो गया। इसी तरीके से पायरिमिडीन का नाम याद कर लीजिए पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन में क्या होता है यूरेसिल पहले देखिए यूरेसिल होता है ठीक है। यूरेसिल को बोलते हैं 2,4-डाईऑक्सो प्यूरिन पायरिमिडीन। भाई पायरिमिडीन तो है लेकिन 2 और 4 पोजीशन पर डाईऑक्सो का मतलब 2 जगह डबल बॉन्ड को लगा। अब मैं पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर एक नॉर्मल रिंग बना रहे हैं। ये पायरिमिडीन थी यहाँ पर क्या था कार्बन, यहाँ था नाइट्रोजन, इसके बाद कार्बन ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर हो गया कार्बन ये हो गया सबका कुछ ठीक है। नंबरिंग कहाँ से किए थे 1 2 3 4 5 6 देखिए नंबरिंग हो गई समझ में आ रही है। ये 6 नंबर हो गया। अब 2 और 4 पर है डाईऑक्सो का मतलब 2 ऑक्सो 2 कीटोन ग्रुप लगेगा। 2 और 4 पर देखिए 2 पर और 4 पर ये किसका स्ट्रक्चर हो गया यूरेसिल का। समझ में आ रहा है हो गया यूरेसिल का स्ट्रक्चर। आगे देखिए थायमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा 5 मिथाइल यूरेसिल इसका नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल। अब देखिए यूरेसिल का ये डायग्राम बना है ना, इसी पर एक काम और करना है कि 5वें नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ देना बस। 5वें पर एक मिथाइल जोड़ देंगे और बन गया 5 मिथाइल यूरेसिल पहले था वो 5 पर मिथाइल जोड़ दिया तो 5 मिथाइल यूरेसिल इसका नाम हो गया। बचा साइटोसिन ठीक है। तो साइटोसिन में देखिए अब इसमें क्या करना है साइटोसिन और यूरेसिल में क्या अंतर होता है। यूरेसिल में 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो साइटोसिन में 4 नंबर पर अमीनो लगेगा बस 4 नंबर पर क्या लगेगा अमीनो हो गया साइटोसिन 2 ऑक्सो 4 अमीनो पायरिमिडीन क्योंकि पायरिमिडीन रिंग है ना 2 ऑक्सो 4 अमीनो पायरिमिडीन ठीक है। तो साइटोसिन का नाम क्या रहेगा इसका रहेगा 2 ऑक्सो 2 नंबर पर कीटोन है और 4 अमीनो पायरिमिडीन रिंग है ना पीरियड्स नहीं है ठीक है। तो चाहे जैसे इसको लड़ कर दीजिएगा आता है। अब इसके बाद देखिए बता दीजिएगा देख करके जैसे हटा दें यस आप पढ़ लीजिएगा उस चीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में देखिए एडेनिन बताते रहिए एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसिन सबको समझ में आ रहा है। एडिनोसिन में क्या होता है एडेनिन नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर जुड़ेंगे एडिनोसिन समझना ना। इसके साथ अगर आप फास्फेट जोड़ दीजिए तो इसके साथ मैंने फास्फेट जोड़ दिया तो क्या बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया ना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड होता है जैसे न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर रहता है ना उसके साथ फास्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा सबको पता है। तो न्यूक्लियोसाइड के नाम कैसे रखा जाता है देखिए ये न्यूक्लियोसाइड हो गया न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ा तो न्यूक्लियोटाइड। अगर क्वेश्चन आता है कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड फास्फेट लगा ठीक है। इसी का दूसरा नाम एडिनिलिक एसिड मैंने लिखाया था इसको क्या बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड पढ़ लीजिएगा सब लिखा हुआ है। इसके बाद ग्वानिन प्लस शुगर दोनों को मिलकर क्या बोलेंगे ग्वानोसिन क्या बनेगा ग्वानोसिन। इसके साथ फास्फेट जोड़ दिया तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट लिखते नहीं केवल समझ लो सब लिखा हुआ है सब लिखा हुआ है। नाम क्या रहेगा ग्वानिलिक एसिड बोलेंगे ठीक। इसके बाद आ जाइए थायमीन प्लस शुगर क्या बोलेंगे थाइमोसिन
नहीं, और ये थायमिडीन होता है, थायरोसिन से नहीं बोलते हैं इसको। क्या है ये? थायमिडीन। कैसे मैंने बताया था तरीका रखने का, ये पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन में टी आता है इस तरीके में, तो ये एस नहीं लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। थायमिडीन, इसके साथ फास्फोरस जोड़ेंगे तो TMP, इसका दूसरा नाम थायमिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद साइटोसिन प्लस शुगर, क्या बोलेंगे? साइटिडीन। अब सब में डी आएगा, ये पायरिमिडीन है ना, ये साइटिडीन, साइटिडीन। इसके साथ फास्फोरस तो CMP बनेगा, इसका दूसरा नाम साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद यूरेसिल प्लस शुगर तो बन जाएगा यूरिडीन, यूरिडीन। फास्फोरेट जोड़ देंगे तो UMP, UMP का मतलब यूरिडाइलिक, कौन सा वाला? साइटिडाइलिक एसिड, क्योंकि साइटिडीन है, साइटिडीन को एसिड बनाइए साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडीन को यूरिडाइलिक एसिड, समझ में आ रहा है? वो यूरिडाइलिक एसिड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड टाइप बताना। अच्छा, अब एक चीज बताइए यहाँ पर, डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन क्या है ये बताइए? डीऑक्सी एडिनोसिन बताइए, पता है किसी को क्या है? एडिनोसिन ही है, लेकिन किसका एडिनोसिन है? DNA का। ये किसका है? DNA का ना, डीऑक्सी आएगा ना उसमें। वो एडिनोसिन जो हम नॉर्मल लिखते हैं वो RNA का होता है, वो RNA का है। ये डीऑक्सी एडिनोसिन है, मतलब ये DNA का बात हो रही है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से याद रखना है। और देखिए अगली बार क्या पढ़ के आना है आपको, ये लगभग इसमें हो गया। DNA RNA में डिफरेंस पढ़ के चले जाइएगा थोड़ा सा। यस, आपके पास बुक है, DNA RNA का अंतर होता है। चार का फूल, चार का फूल समझ लेना, बोर्ड में भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। चार का फूल क्या होता है ये बताएंगे। इसके बाद बताएंगे पैकेजिंग ऑफ DNA, एक तभी नोट कर लीजिए। पैकेजिंग ऑफ DNA पढ़ के आना आपको, पैकेजिंग ऑफ DNA। DNA की पैकेजिंग कैसे होती है, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह पढ़ के आने उसमें कितने तरीके की होती है, ठीक है। चार का फूल पढ़ लीजिएगा और DNA RNA में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। हाँ, एडेनिन थाइमिन, टोटल नंबर ऑफ एडेनिन टोटल थाइमिन के बराबर ये जो है ना, वही चीज। ठीक, हाँ। टेस्ट अब जो होगा उसके बाद 1 to 5 मेंटल 1 to 4, हाँ 1 to 5 कोई बात नहीं, 1 to 4 कर दिया जाएगा। कॉपी देखिए ऐसा है, ध्यान से अगर आपको 5 चैप्टर में लोड लग रहा है तो एग्जाम में आप सर यूनिट की बात कर रहे थे नहीं, यूनिट ऐसा नहीं यूनिट होगा, इतना बढ़ा दिया कुछ भी से टेस्ट हो जाएगा। कॉपी उसमें दिखाई देगी, टेस्ट होगा। अगला सेशन आपको कॉपी